स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन होगा और एक छोटा सा रिवीजन लास्ट क्लास में जो करवाए, रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को चलो स्टार्ट करते हैं। When body moves in a circular path, then motion of the body is to be considered as circular motion. Circular motion is a two-dimensional motion. इतना तक करवाया था। सर्कुलर मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। अब क्या क्या पार्ट हम लोगों ने कवर अप किए हैं पूरा एक बार में मैं आपको रिवाइज करवा दूं सारे पार्ट। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पहले हमने फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन की थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और वो मूव कर रहा है पॉइंट बी तक, तो रेडियस वेक्टर ए से बी तक जो एंगल्स बनाएगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इज इट ओके? रेडियस वेक्टर ए से लेके बी तक जो एंगल बनाएगा सेंटर पॉइंट पर, वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरह की वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन किससे मिलता है? राइट हैंड थंब रूल से मिलता है। इज इट ओके? तो इस पार्ट में यहां पर आप देखो, ये एंगल डेल थीटा और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या डिफरेंस है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में? अगर मैं ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट पार्ट ड्रॉ करता हूं तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इज इट ओके? फिर उसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो एस जो होता है वो आर थीटा के बराबर होता है, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। डायरेक्शन कैसे दिया जाता है? बॉडी कहां से कहां जा रही है? ए से बी की तरफ। तो बॉडी क्योंकि ए से बी की तरफ मूव कर रही है, तो राइट हैंड को सबसे पहले पॉइंट ए पर ले जाओ और बी पर लेके आओ, तो डायरेक्शन कहां होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो डायरेक्शन आपको मिलेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इज इट ओके? ठीक है आयुष, वो डोर क्लोज कर दे। वो तो आपको डायरेक्शन मिलेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। यूनिट बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। रेडियन। दूसरी यूनिट डिग्री। रेडियन पाई में यूज होता है, ठीक है। और जैसे हमने बोला 90 डिग्री, तो वो पाई बाय 4 के बराबर होगा। इज इट ओके? पाई बाय 2 के बराबर होगा। इज इट ओके? पाई बाय 4 45 हो जाएगा, जैसे पाई 2 पाई इज 360। तो इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अलावा नेक्स्ट क्या आता है आपका? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे नोट किया जाता है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी किससे नोट होता है? ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ओमेगा हो जाता है।
इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्ले। क्या यूनिट होती है इसकी? रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना। तो ये आपका रेडियन पर सेकेंड हो गया। फिर आता है थर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाय डी टी। ये आ जाता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। गॉट इट? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूं मैं? 2। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसके अलावा जो जो हमने पॉइंट आउट किया था, हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाला था। बोलिए हाँ। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या रिलेशन आया था? बोलिए। डेल आर इक्वल्स टू आर 2r साइन थीटा बाय 2। देखो 2r साइन थीटा बाय 2। तो ये रिलेशन, फाइनल रिलेशन बता रहा हूं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का, 2r साइन थीटा बाय 2। ऐसे ही हमने निकाला था चेंज इन वेलोसिटी का। कॉपी में देखो एक बार सारी चीजें। चेंज इन वेलोसिटी, ये डेल v का रिलेशन आया था, ये आया था 2v साइन थीटा बाय 2। ये चेंज इन वेलोसिटी का रिलेशन आया था 2v साइन थीटा बाय 2। फिर इसके बाद हमने एक रिलेशन निकाला था, जैसे ये वाला रिलेशन था s इक्वल्स टू आर थीटा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये वाला रिलेशन आया था v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। कितना रिलेशन आया? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। और इसका एक और रिलेशन बना था, जब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हुआ था, तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें dv बाई dt, तो ये बना था d ओमेगा बाय dt। और ये आया था a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। इज इट ओके? a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया, और एक रिलेशन ये आ गया। ये 3 रिलेशन हम लोगों ने बाद में भी निकाले थे। बोलो हाँ या ना। यहां तक लास्ट क्लास में यहीं तक हुआ था, इतना ही किया था। और क्वेश्चन भी बनाए थे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं, और साथ साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे आप लोगों के। लेकिन एक कॉन्सेप्ट पॉइंट के साथ आज की क्लास स्टार्ट होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट पॉइंट अभी मुझे आपको बताना है, नोट करिए। कॉन्सेप्ट पॉइंट, इज इट ओके? चलिए इस पे बात करते हैं। एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आप लोग बताइए क्या मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो पहला नोट करिए, फ्रीक्वेंसी इज इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। कर तो मैं बता रहा हूं क्या करना है। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। इज इट ओके? ये रिवोल्यूशंस पर सेकेंड को हम लोग आरपीएस बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का एक और नाम है आरपीएस, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। इज इट ओके? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ये इसका एक और नाम है। फ्रीक्वेंसी आरपीएस को ही कहा जाता है। अब एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं आरपीएम। ये होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट। इज इट ओके? रिवोल्यूशंस पर मिनट। यदि हम आरपीएम में 60 डिवाइड कर दें, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। पर मिनट मतलब एक मिनट 60 सेकंड डिवाइड कर दिया, तो आरपीएम बाय 60 इज इक्वल्स टू आरपीएस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। ये बताने के लिए ही मैंने यहां पर आपको ये वाला नोट बताया था।
आरपीएम बाय 60 इक्वल्स टू आरपीएस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना। तो अब कभी भी आरपीएम दिया है, आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट, ये फैन 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, मान लो कोई वैल्यू है, सपोज ये 120 टाइम्स घूम रहा है 1 मिनट में। तो अगर ये 1 मिनट में 120 टाइम्स घूम रहा है तो 120 बाय 60, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2। इज इट ओके? मतलब 1 सेकंड में ये 2 बार घूम जा रहा है। इज इट ओके? तो ऐसे फ्रीक्वेंसी ये ऐसे करके निकाली जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट पॉइंट नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन वाले पार्ट पर आते हैं। ये लास्ट क्लास में जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, ये वो सारे पॉइंट्स का रिलेशन है। कैसे हम लोगों ने ये सारे टॉपिक कवर किए थे, देखो ये सारे रिलेशन बनाए थे। जैसे 2b sin थीटा आपको बताया, तो रिलेशन कैसे आया ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारे रिलेशन जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, वो ये सारे रिलेशंस हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इसमें। A flywheel rotates at a constant speed of 3000 rpm. The angle described by the shaft in radian in 1 second. Okay. ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले बताए ना, थीटा कैसे निकालते हैं, ये सब सारे फॉर्मूलेस। हो गया, आंसर आ गया, इतना सी आंसर आया। और किसका आंसर आ गया? आ गया सोहन? क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट है, आंसर सामने ही है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। अ फ्लाईव्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 आरपीएम। जब भी कभी ये 3000 आरपीएम दिया हो, मतलब आप समझ जाना फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकेंड। आपको बताना है कि 1 सेकेंड में इसमें कितना एंगल यहाँ पर बन रहा है। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना। अब बताओ इसमें, अगर आपको पर सेकंड निकालना है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल थीटा बाय डेल टी होता है, यस और नो? यस और नो? ओके। तो अब आपको, आप बताओ इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? कैसे आया? आरपीएम फ्रीक्वेंसी नहीं है, आरपीएस फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या निकालिए, न्यू। तो 3000 में डिवाइड कर दीजिए 60, कितना आएगा? 50 आएगा। आप बताओ उसको 2 पाई से क्यों मल्टीप्लाई किया? यस। इज इट ओके? तो आपको ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से आया? तो आपका ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया, देखो डे 1 पे जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी,
तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, और वो था एंगल और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के बीच का। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, डायरेक्ट आपको ऐसे बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि क्या फॉर्मूला हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने फॉर्मूला किया था थीटा इक्वल्स टू एन इंटू 2 पाई। बोलो किया था कि नहीं किया था? यस, इज इट ओके? एन जो है वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में होना चाहिए, करवाया था ना लास्ट क्लास में। तो एन जो है वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस है, और मैंने उसमें आपको एग्जांपल भी क्या दिया था पता? मैंने कहा देखो 1 रिवोल्यूशन 2 पाई, 2 रिवोल्यूशन 4 पाई, ऐसे करके बताया था। तो आपको थीटा जो है वो एन इंटू 2 पाई के बराबर यहां पर आपको मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के बराबर। अब आपको क्या करना है, पर सेकंड बोला है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड का मतलब ये हो गया, इसी पर्टिकुलर वैल्यू में टाइम डिवाइड करना है, विच इज 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड जो होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकंड जो होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है। वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू जो होती है वो आरपीएम डिवाइडेड बाय 60 होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आरपीएम डिवाइडेड बाय 60, और ये फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। इज इट ओके? तो ये आरपीएम डिवाइड, आरपीएम कितना हो गया आपका? 3000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 60। ये वैल्यू कितनी आई बोलो? 50। अब इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा इज इक्वल्स टू 50 इंटू 2 पाई। आंसर आपका आ गया 100 पाई। तो जो एंगल बन रहा है वो 100 पाई रेडियन आपका बन रहा है। आंसर इज 100 पाई। तो कौन सा फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू एन इंटू 2 पाई इंपॉर्टेंट। इज इट ओके? डन? नोट किया कि नहीं किया? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन मैं ना आप लोगों से बनवाऊंगा, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं अभी पहले फेज के लिए, सर्कुलर मोशन में। Particle completes 1.5 revolution circular path of radius 2 centimeter. The angular displacement of particle will be, कितना होगा angular displacement? हाँ, 6 पाई होगा। आप देखो, पार्टिकल कंप्लीट्स 1.5 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना हुआ बोलो? 2 पाई। हाँ या ना? अब बोलो नेक्स्ट रिमेनिंग हाफ, तो 1 पाई और होगा उसमें हाफ में, तो 3 पाई हुआ ना टोटल। 6 पाई बोल रहे थे, 3 पाई होगा। इज इट ओके? आंसर क्या हुआ? 3 पाई। इसको आपको करना है, तो इसको मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, इसको ऐसे करो, फॉर्मूला फॉर्मूले वाइज बता रहा हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू 2 पाई। वापस अपन इस पे आ गए, थीटा इज इक्वल्स टू एन इंटू 2 पाई, बोलो हाँ। अब वापस ये देखो, थीटा इज इक्वल्स टू एन इंटू 2 पाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने फिर से वापस उसी फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन इंटू 2 पाई। तो नंबर नंबर ऑफ ये क्या कितने हैं, 1.5 रिवोल्यूशंस विच इज 3/2। 1.5 इज 3/2। तो ये बताओ कितना हो जाएगा ये थीटा, थीटा हो जाएगा 3 पाई। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 पाई। इज इट ओके? ठीक। A particle is rotating in a circle of radius r. The distance traveled by a particle in it is completing in a half circle would be. कुछ और क्वेश्चन होना चाहिए था ये। ये कवर कर चुके ना? डन दिस। A wheel covers at a distance of, आ गया था ये। The velocity of linear velocity is omega and r, दोनों गिवन है। हाँ चलो ये निकालो, क्या फॉर्मूला यूज होगा? क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। आपका फॉर्मूला यूज होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज होगा। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेना अभी वेक्टर में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेक्टर क्लासेस हर स्टूडेंट को वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस रिवाइज करने हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R, ये इसका फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R। तो इसको आप ऐसा करोगे, ओमेगा क्रॉस R इक्वल्स टू, यहां पर करोगे आप आई कैप, यहां करोगे आप जे कैप, और यहां क्या करोगे आप के कैप। अब आई कैप की वैल्यू रख लो 3 - 4 और +1, 3 - 4 और +1, और वहां पर आ जाएगा 5 - 6 और +6, 5 - 6 और +6। हाँ, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ओके। अब इसमें जितने भी स्टूडेंट ने बहुत दिनों से, अगर मान लो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो अभी तक, तो कर लिया होगा जब टेस्ट दिया होगा, तो ये प्लस, ये माइनस, और ये क्या लेते हैं हम लोग, प्लस। इज इट ओके? फिर इसके बाद, इज इट ओके? फिर इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट रूल ये बोलता है, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करने बैठे हो, तो आप क्या करो, यहां से इसको सॉल्व कर रहे हो, आपने लिया आई कैप। तो जब आप आई कैप ले रहे हो, तो आई कैप वाले पार्ट को एलिमिनेट, यहां पर क्या कर दो, हाइड कर दो। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, इसका और ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा, पहले किसका करोगे यहां पर बताओ, 6 और 4 का, तो माइनस -24, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 6। बोलो हाँ या ना? तो ये आई कैप वाला पार्ट आ गया। फिर लो माइनस जे कैप, जब माइनस जे कैप लोगे तो जे कैप वाला पार्ट हाइड करोगे। अब 3 × 6 कितना आ गया, 18, -1 × 5, 5। फिर इसको के वाला पार्ट ले लो, के को हाइड करो, तो ये आएगा प्लस के कैप। अब देखो यहां पर 3 × -6, तो ये आ जाएगा -18, माइनस, हमेशा माइनस साइन लगता है, -20, तो ये -20, ये आपका हो जाएगा -24 + 6, -22 आई कैप। 18 - 5 -13, तो ये आ जाएगा +13 जे कैप, -18 + 20,
अच्छा हाँ सॉरी, ये वाली वैल्यू -24 और +6, तो -18, ठीक तो है। और ये -j कैप 18 -5 आ जाएगा, ये इज इट ओके? तो ये -13 j कैप, और ये वाला पार्ट में +20 हो जाएगा, तो ये +2 आ जाएगा, इज इट ओके? तो ये आ जाएगा +2 k कैप, है ही नहीं ऑप्शन। -18 +13 और माइनस, ठीक है, ये वाला आंसर करेक्ट है। अरे ठीक है ना। हाँ। चलो नेक्स्ट, डन। अभी का आया समझ में? Particle completes one revolution around a circle of radius 1 minute in 10 seconds. The average velocity of motion. Particle completes one revolution around a circle of radius 1 meter in 10 seconds. The average velocity of the motion. डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बताऊं मैं, अननेसेसरी का इतना टाइम क्यों लगा रहे यार, मेरे को तो यही है। डन ना। नेक्स्ट, the scooter is going around a circular road of radius 100 meter at a speed of 10 meter per second. The angular speed of the scooter. नोट करो। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला, जितने फॉर्मूले मैंने अभी बताया ना उसमें ही काम हो जाएगा। कुछ नया नहीं बताना, बस पॉइंट ये है कि आप कितना रिलेट कर रहे हो इस क्वेश्चन के साथ में, आप कैसे बना पाते हो इस क्वेश्चन को। जैसे मैं बोर्ड पे मैंने बस एक लाइन मेंशन की और आंसर आ जाएगा 1 लाइन में, पर मैं क्यों बताऊं। मुझे एक मतलब 3 वर्ड से ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और आंसर आ जाएगा, सॉल्व करना तो दूर की बात है।
चलो अच्छा, हिंट दे ही दे रहा हूँ। हिंट क्या, फिर अब आंसर ही आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? इज इट ओके? इसलिए मैंने बोला था कि क्यों बताऊं मैं। ये क्या फॉर्मूला बताया, बोलो मैंने? V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? अपन को ओमेगा निकालना ना। हाँ, तो ओमेगा आ जाएगा V अपॉन आर। V कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर्स पर सेकेंड। आर कितना है? 100 मीटर। आंसर कितना हुआ? 0.1 रेडियन पर सेकेंड। चलिए ये वाला बताइए कितना होगा। द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ मिनट हैंड टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हर क्वेश्चन में ना मैं आपको थोड़ा सा इंस्टिगेट तो करूंगा कि ब्रेन आपका उस डायरेक्शन में सोचे कि क्या फॉर्मूला हो सकता है, फिर उसके बाद मैं फाइनल सोल्यूशन पर आपको पहुंच रहा हूं। नन ऑफ द अबव। 12। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करो। नहीं, अभी ये नहीं बताऊंगा, वेट। पर हाँ, ये आंसर नहीं है सही। हाँ, बस अगले 24 बोल दो उसके बाद। और फिर एक आध कुछ लोग बोलो नहीं सर हम लोग तो रन ऑफ दीस में हैं। हाँ, चार लोग तो मिलके एक ऑप्शन चूज कर ही लो। देखना तुम चारों में से एक का करेक्ट आएगा, है ना कि। 24 तो नहीं है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब आप किसी भी क्लॉक को देखते हो तो उसका उसमें जैसे आपके सामने एक क्लॉक है, तो अब आप इसमें देखो, इसमें मिनट हैंड्स, तो ये आपके 3 हैंड्स हो गए, इज इट ओके? ये हो गया आपका आर्स वाला एच, ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया मिनट हैंड, और ये कौन सा हो गया आपका? सेकेंड हैंड। इज इट ओके? अब आप मुझे एक एक करके तीनों की एंगुलर स्पीड बताओ कितनी होगी। आर हैंड की, मिनट हैंड की और सेकेंड हैंड की, तीनों की एंगुलर स्पीड बताइए कितनी होगी। एक एक करके हम लोग तीनों की निकालते हैं, और ये नोट कर लेना, कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपको काम आएगा। तो सबसे पहले एंगुलर स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर आर हैंड की, ठीक है? तो ये होती है एंगुलर स्पीड, हमेशा याद रखना, 2 पाई बाय टी। आप हमेशा याद रखो एंगुलर स्पीड कितनी होती है, 2 पाई बाय टी। अब आप लोगों से सभी से एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनो पहले, बाद में नोट करना।
ये वाला आर एंड है, बोलो हाँ। ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा? ये अगली बार 6 पे कितने घंटे के बाद आएगा? 12 आवर्स के बाद आएगा। कंफर्म? बीच में तो नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो 12 आवर्स। तो ये आपका एंगुलर स्पीड आ जाएगी 2π/12, बोलो यस। और ये कितना हो जाएगा? π/6। तो ये अभी 2π/12, अभी अपन ने क्या किया है, इसको आवर्स में लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2π/12 आवर्स इंटू क्या हो गया, मिनट, इंटू क्या हो गया, मिनट, और इंटू क्या हो गया, सेकेंड्स। तो ये आरपीएस आ गया। इज इट ओके? तो ये रेडियन पर सेकंड में आ गई, सेकंड वैल्यू रेडियन पर सेकंड में, और पहली वैल्यू रेडियन पर आवर में। समझ गए सभी लोग? पहली वाली वैल्यू 2π/12 रेडियन पर आवर में है, और दूसरी ये वाली वैल्यू रेडियन पर सेकंड में है। तो ये जो h लिखा हुआ है, ये आर हैंड, 3 हैंड होते हैं, आर, मिनट और सेकंड। तो आर हैंड का मैंने टाइम पीरियड आपको एंगुलर स्पीड निकाल के दिखाई। तो ये वैल्यू आ गई आपकी रेडियन पर सेकंड में। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लॉक वाले आएंगे। अब मैं दूसरा निकाल रहा हूं, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड। तो ये हो जाएगा अगेन 2π/t। अब बताओ ये जो मिनट वाला है, ये 5 पर अगली बार कब आएगा, कितनी देर बाद? 1 घंटे बाद, 60 मिनट बाद। तो ये वाला फॉर्म ये बन जाएगा आपका 2π/60। इज इट ओके? पर अभी ये किस में है, मिनट, तो ये रेडियन पर मिनट हुआ। लेकिन अब इसके बाद बताना, अब बोलो ये अब किस में हो गया, रेडियन पर सेकंड। गॉट इट? रेडियन पर सेकंड। तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग यहां पर बना रहे हैं, ये वाला आएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, ये आपका 2π/t। ये बताओ अब ये सेकंड वाला एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 60 सेकंड। अब भी बस वेट करो, 1 मिनट वहीं पहुंच रहा है वापस। तो कितना हो गया ये, 60 सेकेंड्स। यस और नो? तो अगर ये 60 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है, तो ये इसका मिनट, सॉरी ये कौन सा हो गया अपना, सेकंड। तो ये वाला एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड, तो ये 2π/60। ये वैल्यू भी रेडियन पर सेकंड में है, ये वैल्यू भी आपकी रेडियन पर सेकंड में, और ये वैल्यू भी रेडियन। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना, पहला वाला आर हैंड, दूसरा वाला मिनट हैंड, तीसरा वाला सेकंड हैंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके? चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट हमारी अर्थ की। अच्छा एक बात बताइए, अगर अपन अर्थ की बात करें, तो अर्थ की एंगुलर स्पीड जो है, अब बोलोगे सर अर्थ पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? अर्थ थी तो इसमें जाने दो। तो अर्थ की जो एंगुलर अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है, अपन पहले उसके बारे में बात कर लें। तो आप बताओ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, ये हो जाएगी 2π, बोलो कितने आवर्स, 24 आवर्स, बोलो हाँ। और अर्थ की एंगुलर स्पीड जो सेकेंड में हो जाएगी, वो हो जाएगी 2π/24 आवर इंटू मिनट इंटू सेकेंड। ये वाली वैल्यू किस में आ गई, रेडियन पर सेकेंड। अब ये दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है? ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर एंड, तो ये आ गई आपकी 2π/60 इंटू 60, और दूसरी ये अर्थ की 2π/24 इंटू 60 इंटू 60। एग्जाम इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ मिनट हैंड, सॉरी मैंने आर ले लिया, ये वाला पार्ट अपन लेंगे मिनट हैंड का। इज इट ओके? ये मिनट हैंड का। तो ये 2 मिनट और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो अपन को जो बोला गया है वो है एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड अपॉन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। तो मिनट हैंड की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, 2π/60, 2π/60 इंटू 60, और ये वैल्यू कितनी आई थी बताइए, ये आई थी आपकी जब डिवाइड होगी तो 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2π। बोलो मैंने डिवाइड करा ना? अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो बताओ आप लोग। हाँ, क्या क्या 24? तो किसने कहा 24 नहीं आएगा? 24 ही आएगा। तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट।
इज इट ओके? प्रैक्टिकली आपने समझ लिया कि उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। पहले एक बात बताओ, अभी तक आपने जितने टॉपिक जितने पॉइंट्स करें, कितने माइक्रो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते आ रहे हैं? यही क्वेश्चन की खास बात है, हर क्वेश्चन से आपको कुछ लर्न करने मिलता है। और जब अपनी लर्निंग पे फोकस करोगे ना, कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया, और उस कॉन्सेप्ट को कैरी करना, रिवाइज करके प्रैक्टिस करते रहना, वो आपको आगे और अच्छे रिजल्ट्स में बहुत हेल्प करता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, इसको अलग कर दें हम। लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ कार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The wheel of car have a diameter of 1 meter. The angular acceleration of wheel will be. अब तो ये बनेगा, कंफर्म बनेगा। बनेगा? नहीं नहीं, 100% बनेगा भाई। और बनना ही है ये क्वेश्चन।
हम लोग पहले साइकिलिंग करते थे 100 किलोमीटर, यहाँ से कटनी, उसमें तो हाँ, अभी बंद कर दी कुछ दिनों से, टाइम नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये है, साइकिलिंग मतलब टाइम चाहिए। कोविड के टाइम पे टाइम मिलता था तो उस समय करते थे। हाँ, डुमना बहुत बढ़िया जगह है जाने के लिए।
जो सेम एक्सेलरेशन वर्ड दिया है, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. सेम एक्सेलरेशन, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. और बिकॉज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन they will have same angular velocity at they will have same instantaneous angular velocity, मतलब at any instant. तो नोट करिए कॉन्सेप्ट पॉइंट इसमें. as both cars have same angular acceleration, therefore both will have same angular speed, at particular instant. तो यहां पर फॉर्मूला होगा आपका v1 इक्वल्स टू ओमेगा, ये वैल्यू कितनी आती है इसकी, v1 ओमेगा इज इक्वल्स टू आर. या इसको एक काम करो, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप लोग का मुझे इसमें लग रहा है क्वेश्चन में कि कुछ पार्ट है जो मैंने अभी नहीं कराया आप लोग को. ठीक है, मैं बता दे रहा हूं क्या पार्ट है मैंने जो नहीं कराया. मैंने आप लोग को अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं निकलवाया, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे टच है. ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्वेश्चन हम अलग बनाते हैं. तो मैंने इस क्वेश्चन को अगर हम एंगुलर, इसमें देखो कुछ भी नहीं दिया वर्ड, ना लीनियर वर्ड दिया और ना एंगुलर दिया. हमने लीनियर को हमने एंगुलर मान लिया था अपनी तरफ से. लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में लीनियर वाला भी क्वेश्चन नहीं है. ये लीनियर वाला ही है एक्चुअली में क्वेश्चन, ये एंगुलर वाला नहीं है. अब ये कैसे कंफ्यूजन पता चल रहा अपन को, देखो उसका रीजन ये है कि दोनों कर्व पाथ पर हैं. इस लाइन को देखकर मुझे समझ में आया, दोनों कर्व पाथ पर्टिकुलर दिया हुआ है, और कर्व पाथ पर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब दोनों पे सेम सेंट्रीपिटल फोर्स लगना. और सेम सेंट्रीपिटल फोर्स का लगना, तो मैं पहले इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूं, लेकिन बाद में उसको एक्सप्लेन भी करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद. सोल्यूशन ये है इसका कि इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी अपन अभी थोड़ी देर में प्रूव करने वाले हैं, वो है mv²/r. ये अपन अभी थोड़ी देर में प्रूव करेंगे. ठीक है, इसमें a एक्सेलरेशन है और m मास है. ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होता है, तो v² प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा. पहली कार के लिए v1 प्रोपोर्शनल टू r1 और दूसरी कार के लिए v2² प्रोपोर्शनल टू r2 हो जाएगा. यहां हमसे क्वेश्चन में पूछा है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो पूछा है. तो यहां पर r1/r2 का जो रेशियो है वो v1/v2 का होल स्क्वायर का रेशियो आएगा. और आप जब यहां पर वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 15. 90/15 6 होगा, और 6 का स्क्वायर आएगा 36. आंसर आएगा 36:1, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन कहां से आया और ये रिलेशन कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. इज इट ओके? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन आप नोट कर लो, लेकिन अभी आगे चलकर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आया, कैसे फॉर्मूला बनता है, एवरीथिंग अबाउट दिस. नोटेड? आंसर है 36:1. चलिए करें. ये सब सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं. फिलहाल मैं काम कर रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं ये सब वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सारे वही आ रहे हैं. तो अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को ना मैं नेक्स्ट सेट में कराऊंगा, जब आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करवा दूं उसके बाद कराऊंगा इन क्वेश्चंस को. तो चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. नोट करिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन.
चलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है अपन देखते हैं। नोट करिए, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ अब नोट करना, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, when body moves in a circular path, then an acceleration acts on a body, an acceleration acts on a body which always be directed and then an acceleration acts on a body which always be directed towards the center of the circle, which always be directed towards the center of the circle is known as centripetal acceleration, is known as centripetal acceleration. Now पॉइंट इज कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे होगा, हम इस पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, ये एक सर्कुलर पाथ में ले रहा हूं और इसकी रेडियस 2 पॉइंट पर हम लोग यहां से ले रहे हैं। एक ये मैंने रेडियस यहां से ली और एक रेडियस मैंने यहां से, ये 2 पॉइंट हो गए, ये है रेडियस आर, ये हो गई रेडियस आर और ये पॉइंट आ गया ओ। इज इट ओके? हम लोग क्या प्रूव करने जा रहे हैं, क्या पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं? हम लोग इस पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कंफर्म फोर्स लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? तो आंसर है, उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, उसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसे बोलते हैं ये फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और इस समय बॉडी पर जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो हमको यहाँ पर 2 चीजें निकालनी है, नंबर 1 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है और नंबर 2 सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है। इसका नाम ही है सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस केस में आप समझिए, पार्टिकल पहले यहां था पॉइंट ए पर, फिर पार्टिकल यहां चला गया पॉइंट बी पर। जब पार्टिकल पॉइंट ए पर होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी देखें तो देखिए हम कैसे निकालेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी। तो इस वाले पार्ट में अगर अपन पार्टिकल की वेलोसिटी निकालें, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया एंड दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर एक टेंजेंट मैंने यहां से ड्रॉ किया, सेकंड, ये है वेलोसिटी। इज इट ओके? तो ये एक वेलोसिटी ये हो गई, दिस वन इज वेलोसिटी v1 और बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये हमेशा यहाँ पर हमेशा वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो एक वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एक वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। यहाँ किसी को डाउट तो नहीं? अभी आपको लग रहा होगा कि ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल एक्चुअली ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये प्रूव किया था कि ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्या फिर से प्रूफ बताना है? क्या बनेगा ना? ठीक है, तो ये 2 वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा, क्योंकि इनके बीच का एंगल थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम इन दोनों वेलोसिटीज को यहां से लेते हैं, तो एक वेलोसिटी ये हो गई, दूसरी वेलोसिटी ये हो गई, और ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी पता कौन सी होगी? चेंज इन वेलोसिटी। इज इट ओके? तो यहां पर एक हमको वेलोसिटी मिलती है विच इज टू बी नोन एज चेंज इन वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v है, ये चेंज इन वेलोसिटी है और ये एंगल थीटा है या डेल थीटा, वॉटेवर जो भी आपको लेना हो, तो उस कंडीशन में डेल थीटा की वैल्यू डेल v डिवाइडेड बाय v, ये बताओ होगी कि नहीं होगी? डेल थीटा की वैल्यू क्या होगी? डेल v डिवाइडेड बाय v। इसको मैंने क्या किया, इसको एज ए इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये आ गया आपका डेल थीटा इज डेल v बाय v। गॉट इट? अब मैंने क्या किया, यहां पर ये जो रिलेशन था, इस रिलेशन को किया डेल v इक्वल्स टू v डेल थीटा, इस फॉर्म में किया। अब आप बताइए,
अगर चेंज इन वेलोसिटी में अपन टाइम डिवाइड कर दें तो क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, अगर मैं इसमें टाइम डिवाइड कर दूं तो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने यहां पर क्या किया, इस चेंज इन वेलोसिटी में यहां पर क्या डिवाइड कर दिया? टाइम। और फिर ये v को ऐसे ही रहने दिया, और यहां पर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी क्या डिवाइड कर दिया? टाइम। अब आप देखो डेल v बाय डेल टी कितना आएगा? a। तो ये जो a आया है यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। फिर ये क्या आ गया? b। और ये डेल थीटा बाय डेल टी कितना आ गया? ओमेगा। तो पहला इसका ये पहला रिलेशन है v इंटू ओमेगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है? v इंटू ओमेगा। ये इसकी पहली वैल्यू आ गई। अब आप देखिए एक और रिलेशन, आप बताइए v इजिकल्स टू कितना होता है? तो आप बोलोगे v इजिकल्स टू होता है ओमेगा r। तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यहां पर v की जगह मैंने क्या रखा? ओमेगा r, और ये क्या हो गया? ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर r। बोलिए हाँ या ना? ओमेगा स्क्वायर r। ये इसका सेकेंड रिलेशन है, ध्यान रखना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सेकेंड रिलेशन है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इसको अपन 2 ले लेते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करते हैं, इसी सेम रिलेशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो रिलेशन मिल रहा है, उस रिलेशन में जो v इंटू ओमेगा मिल रहा है, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सेम रिलेशन हम लोग ले रहे हैं। तो इस रिलेशन में अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा v अपॉन आर होता है, बोलो हाँ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v इंटू वी बाय आर, और ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर। कितना आ गया ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया? v स्क्वायर बाय आर। इसको मैंने क्या दिया? इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। ये था आपका इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया आपका v स्क्वायर बाय आर। गॉट इट? अब देखिए क्या होता है कि बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास है m। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो आपका होता है v स्क्वायर बाय आर। तो रिलेशन बोलो कितना आ जाएगा? m v स्क्वायर बाय आर, ये रिलेशन आएगा। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5। एम वी स्क्वायर बाय ए सी की वैल्यू रख दी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा? इसका दूसरा फॉर्मूला मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये सारे, ये जो रिलेशन आप देख रहे हो, ये रिलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेशन है। तो आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 6। गॉट इट? अभी क्वेश्चन नोट करना।
A particle moves with constant speed v. नोट कर लिया ना ये, पहले नोट कर लो। अच्छा, a particle moves with constant speed v along a circular path. A particle moves with constant speed v along a circular path of radius small r, of radius moves with constant speed v, with constant speed v along a circular path of radius small r, completes the circle in time capital T. What is acceleration of the particle? What is acceleration of the particle? इसकी स्पीड v है, ठीक है, और टाइम पीरियड t है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट में करवाने वाला था मैं इस पॉइंट को, पर अभी क्वेश्चन के फॉर्म में ही है, करवा ले लिया। हाँ देखो, बहुत सिंपल ही डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। टाइम पीरियड कितना ले रहे हैं बताओ? t। अच्छा, t टाइम पीरियड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई। बिल्कुल तुरंत बोला करो, 2 पाई। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? 2 पाई। इज इट ओके? तो ये आ जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा v, और ये आएगा ओमेगा 2 पाई, और टाइम कितना हो गया? t। बोलो हाँ। स्पीड है 2 पाई, टाइम पीरियड t, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा आपका 2 पाई v डिवाइडेड बाय t। 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में गिवन है, वो ऑप्शन नहीं बताया मैंने, ये आंसर करेक्ट है, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। यानी ये एक और फॉर्मूला बन गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, v 2 पाई बाय t, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला। इज इट ओके? यही तो आपको आगे चलकर हेल्प करेंगे फॉर्मूलेस। If the speed of revolution of particle, if the speed of revolution of a particle on a circumference of a circle if the speed of revolution of a particle on the circumference of a circle and speed gained in falling through speed gained of falling through a distance equal to half the radius are equal, then centripetal acceleration will be, repeat, if speed of revolution of a particle on the circumference of a circle
ये लाइन यहां तक नोट करी सबने? तो ये स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन of a particle on a circumference of circle and speed gained in falling through a distance, speed gained in falling through a distance equal to half the radius, equal to half the radius are equal, half the radius are equal. Is it okay? Then centripetal acceleration will be, then centripetal acceleration will be ऑप्शन है इसका g/2, g/4, g/3 और g। ये बहुत थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको। कितना भी हो बस हमको क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जितना प्रैक्टिकली समझाऊंगा उतना अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको ना मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a = v²/r, करेक्ट? उस v से ये पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां तक क्लियर हुआ? उस v से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ये वाले स्टेटमेंट सबको क्लियर हुआ? गॉट इट? ये सर, और जिस सर्कल में घूम घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है? r। तो उसकी रेडियस कितनी है? r। उसकी रेडियस कितनी है? r। गॉट इट? इस रेडियस का हाफ। इज इट ओके? अब सर्कुलर पाथ को खत्म कर दिया अपन ने, सर्कुलर पाथ अब कहीं नहीं हो रहा। अब ये है रेडियस का हाफ, ये पार्टिकल को मैंने छोड़ा और जैसे ये पार्टिकल गिरा, तो चलो मैं स्लो मोशन में पार्टिकल को छोड़ रहा हूं, तो ये पार्टिकल नीचे आ रहा है और जब हाफ ऑफ द रेडियस तक पहुंचेगा उस समय जो इसकी स्पीड होगी वो वही स्पीड है जो ये है। अब समझ में आया कि नहीं आया? वो वही स्पीड है जो ये है। दो अलग अलग चीजें समझो। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, स्पीड कितनी है? v। ये बात सबको समझ में आई? ये बात यहीं खत्म हो गई, सर्कुलर पाथ खत्म। अब पार्टिकल को r हाइट पर लिया, जो रेडियस थी ना उस सर्कल की उसी हाइट पर r पर लिया और पार्टिकल को छोड़ दिया। तो जब पार्टिकल को फ्रीली छोड़ा तो पार्टिकल जब हाफ ऑफ द रेडियस पर आया तो उसकी स्पीड आई, कुछ तो स्पीड होगी, उसकी स्पीड कितनी आई? v। ये वही स्पीड है जो सर्कुलर पाथ में थी। अब आया क्वेश्चन समझ में? बोलो हाँ। तो देखो मैंने बोला ना बीएड है, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अब अपन इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहला पॉइंट ये कि जब किसी चीज को आप, वो सर्कल का तो चलो स्पीड v है, जब किसी चीज को फ्रीली फॉल होती है तो फ्रीली फॉल बॉडी का स्पीड का फॉर्मूला निकाल के बताओ। मान लो h हाइट तक कोई चीज, अरे h हाइट तक, चलो यहां पर मैं ऐसे ले रहा हूं, ये हाइट h है, इज इट ओके? और h हाइट तक कोई चीज आपकी फ्रीली फॉल हो रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल हो रहा है। अब बताओ इसमें यहां से ये फ्रीली फॉल हुआ और h हाइट तक, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया तो उस समय इसकी स्पीड कितनी थी? ये मेरा पॉइंट है। बोलो हाँ, इस समय इसकी स्पीड कितनी थी? तो आंसर है, स्पीड ऐसे निकालते हैं, v² = u² + 2as। बोलो यस। तो v² = इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ये आ गई 0 = 2gh। जब नीचे आ रहा होगा तो g से हाइट कितनी हो गई? h। v की वैल्यू कितनी हो गई? √2gh। बोलो यस और नो। इज इट ओके? फिर क्वेश्चन में एक बात और बताइए कि जो h है ना वो आपका हाफ ऑफ द रेडियस है। बोलो यार हाँ, हाफ ऑफ द रेडियस है, ऐसा बोला है। तो ये हो जाएगा v = √2g और h की वैल्यू क्या हो गई? r/2। ये कैंसिल हुआ, v की वैल्यू कितनी आ गई? √gr। v की वैल्यू कितनी हो गई? √gr। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v²/r। तो अब मैंने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो v² = gr और g की वैल्यू कितनी आ गई? v²/r। g की वैल्यू कितनी आ गई? v²/r। v²/r ही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इसके जो 4 ऑप्शन है, g, g/2, 2g, g/3, आंसर है g।
इज इट ओके? आंसर है जी। तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? इज इट ओके? तो देखो, समझना क्वेश्चन को पूरा और फिर उसको अपन ने सॉल्व किया। देखो, इस चैप्टर को जितना कराना था अभी पहले पार्ट में, उतना ये हो गया। दूसरा पार्ट इसका है अच्छा खासा, वो पूरा कॉम्पिटिटिव बेस्ड है। उसमें आपको वर्टिकल सर्किल, अलग अलग पॉइंट पर टेंशन, फोर्स, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एट एनी पॉइंट, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। मतलब उसमें तो एक पूरा चार्ट बन जाता है बोर्ड पर, और वो भी 2-3 राउंड में उसको कवर करवाना पड़ता है। हालांकि मैंने उसके बहुत बहुत शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं, मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक दूंगा, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 4 फॉर्मूलों से 40 फॉर्मूले बनाओगे। 4 फॉर्मूलों से 44 से 40 फॉर्मूले, वैसी टेक्निक बनाई है। तो वो मैं आपको पूरा का पूरा प्रिंट आउट दे दूंगा, ठीक है? पर अभी हम लोग यहां पर हम बात कर ले अपन कहां पर हैं इस समय, चैप्टर कहां पर है अपना? मोशन इन 2D कंप्लीशन पर है। कॉम्पिटिटिव की एक्स्ट्रा क्लास, जैसी एग्जाम का पार्ट थोड़ा सा कम होगा, कॉम्पिटिटिव क्लास लगेगी। उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन होंगे। इज इट ओके? सर्कुलर मोशन के कुछ थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होंगे, और प्लस नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। लॉज ऑफ मोशन इज बेस ऑफ मैकेनिक्स। अगर आपको 11th की फिजिक्स समझनी है तो पहले अंदर ग्राउंड के पिलर होते हैं उसके, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और सरफेस पे जो बड़े बड़े पिलर्स होते हैं ना, वो है लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन। ये पूरी मैकेनिक्स को संभालते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन इज अ सेंट्रल पिलर ऑफ मैकेनिक्स। लॉज ऑफ मोशन इज अ सेंट्रल पिलर ऑफ मैकेनिक्स। पूरी 11th की पार्ट मैकेनिक्स में। तो लॉज ऑफ मोशन अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास मिस हुई तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना। नहीं नहीं, 3D मोशन इज नॉट देयर, है ही नहीं। हाँ, उसका 3D का जो पार्ट आएगा वो अपन उसमें कर चुके ऑलरेडी, लेमीज थ्योरम वेक्टर वाले पार्ट में। बस, डन दिस। नहीं, उसका फॉर्मूला बताया